वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी यूपी पेट और आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए हिस्ट्री की सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था औरंगजेब। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो लेक्चर 25 हिस्ट्री का है, मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो जो मराठा शक्ति का उदय है वो किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था, बल्कि इसका आधार पूरा महाराष्ट्र के निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। जो औरंगजेब होता था मुगल शासक, उसकी जो प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण केवल उत्तर भारत में ही नहीं वरन दक्षिण भारत में भी मुस्लिम जो रियासतें होती थी उनमें गहरा असंतोष था। सोई हुई मराठी जाति को रामदास, तुकाराम, श्री एकनाथ जैसे संतों ने एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में बांध दिया, यानी कि एक राष्ट्र और एक देश, जैसे कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अपना नारा देते हैं। तो मराठा में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में उनको मराठा को एक वीर योद्धा तथा नेता मिल गया था। शिवाजी ने मराठों को सुगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये छत्रपति शिवाजी हैं जो मराठा सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो शिवाजी के जो समय सीमा है वो 1627 ईस्वी और 1680 के बीच है। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी का जन्म 27 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग है महाराष्ट्र में, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। तो जो शाहजी भोसले थे वो पहले अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। तो जो शाहजी भोसले होते थे वो उनका अधिकतर समय अपनी तो जो अहमदनगर वो निजाम थे और फिर बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे, तो उनका अधिकतर समय उसी में ही चला जाता था। तो जो शिवाजी का जो पालन पोषण किया मेनली उनकी माता जीजाबाई ने किया था। तो जो उनके पीछे, उनकी वीरता के पीछे जो उन्हें मोटिवेट करती थी वो उनकी माता जीजाबाई थी। उनके शक्तिशाली और वीर होने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है वो उनकी माता जीजाबाई को जाता है। तो जो शाहजी भोसले थे उनके फादर शिवाजी को एक जागीर दे देते हैं अपनी पुणे की। शिवाजी साहसी थे और वो सोचते थे कि वो दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करे, वो खुद का राज्य क्यों ना बना ले। तो मराठा का अलग राज्य बनाने के उद्देश्य से लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे वो अपनी शक्ति संगठित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी क्या करते हैं, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं पूना के, उनको जीत लेते हैं और कई किलों को जीत लेते हैं और नए दुर्ग का निर्माण भी कराते हैं, जैसे कि ये रायगढ़ का दुर्ग, इसका निर्माण शिवाजी ने ही कराया था, जिसपे आज की डेट में एक काई वगैरह लग रही है। ये रायगढ़ का दुर्ग है। शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बादशाह से काफी संघर्ष करना पड़ा था। शिवाजी को मारने के लिए जो बीजापुर का सुल्तान था वो अपने प्रमुख सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजता है। ये फोटो देखकर आपको बचपन की स्टोरी याद आ गई होगी। तो जो अफजल खां था बीजापुर के सुल्तान का सेनापति, ये एक 7 फुटा हट्टा कट्टा, जैसे कि WWF के रेसलर होते हैं अंडरटेकर टाइप की, ऐसा था। और शिवाजी इनके सामने बहुत ही छोटी हाइट के थे। तो ये क्या करता है, पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने जाता है पूरी सेना लेकर। शिवाजी भी काफी चतुर थे, वो भी अपने सहयोगी, जो उनके सहयोगी होते हैं, वो जो उनके पहरेदार होते हैं, उनके साथ वो अफजल खां से मिलने चले जाते हैं। अफजल खां क्या करता है, शिवाजी को अपने तंबू में बुलाता है और उसको गले लगाता है। अब जो अफजल खां है वो 6 फुटा यानी कि 7-8 फुटा ये हट्टा कट्टा, मतलब रेसलर टाइप का आदमी, और शिवाजी के सामने बच्चा। तो ये जैसे ही उनको अपने गले लगाता है तो ये खंजर निकाल के शिवाजी को मारना चाहता है। शिवाजी इनकी भाग जाते हैं कि ये मेरे पे अटैक करने वाला है, तो शिवाजी इनका खंजर छीन लेते हैं और ये हाथ में उस टाइम पर बकनक पहनते थे, वो कोई खंजर टाइप ही होता है, उससे इसके पेट में वार करते हैं और अफजल खां को बुरी तरीके से ये घायल कर देते हैं। तो इस तरीके से अफजल खां को मार देते हैं। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब भी अपने सूबेदार शाइस्ता खान को भेजता है, ये शाइस्ता खान को भी मार देते हैं। इसके बाद औरंगजेब क्या करता है,
जयसिंह होते हैं एक, ये उनको शिवाजी के पास भेजता है। तो जयसिंह के समझाने पर शिवाजी औरंगजेब से संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो आगरा आते हैं औरंगजेब से मिलने। और मिलने के दौरान वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल स्वतंत्र भाव से औरंगजेब के सामने बिना डरे, बिना किसी हिचक के वो उससे बात करते हैं। कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, अपना राज्य स्वतंत्र बनाऊंगा। औरंगजेब इस बात से उनसे चिढ़ जाता है, वो खफा हो जाता है और वो राजपाट के सारे क्या होते हैं, जो उनके रूल होते हैं, किसी राजदूत के साथ जो मेहमान नवाजी करनी चाहिए वो सब भूलकर वो शिवाजी को कैद में डाल देते हैं। जयसिंह उनको समझाते भी हैं औरंगजेब को कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन औरंगजेब अपनी हठधर्मी में नहीं मानता और वो शिवाजी को जेल में कैद करा लेता है। वहां से भी शिवाजी एक योजना बनाकर भाग निकलते हैं। इसके बाद वो 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण करते हैं, बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। इसमें वो सोमनाथ का जो फेमस मंदिर है गुजरात का, ये उस पर भी हमला करते हैं, उस पर भी आक्रमण करते हैं और उसको भी लूटते हैं, क्योंकि इनको धन की काफी जरूरत थी अपनी सेना को बनाने के लिए। तो ये उस उपलक्ष्य में ये सोमनाथ के मंदिर को भी आक्रमण करते हैं और उसको लूटते हैं। शिवाजी का रायगढ़ में पंडित गंगा भट्ट के द्वारा विधिवत राज्याभिषेक होता है और वो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। शिवाजी का जो राज्य था वो उत्तर में रामनगर यानी कि सूरत में स्थित से लेकर दक्षिण में कारावार तक, समुद्र तक के किनारे किनारे वो फैला था। सन 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का जो शासन प्रबंध था वो कुछ इस प्रकार था। शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर ही मराठों को संगठित किया था और दक्षिण की राजनीतिक सूझबूझ के चलते वो एक पृथक मराठा राज्य की स्थापना करने में भी कामयाब हुए थे। तो शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए सबसे पहले तो उसने 8 मंत्री नियुक्त करे, जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें वित्तीय व्यवस्था और सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था। पेशवा कौन होता है? उस समय प्रधानमंत्री होता था। प्रत्येक मंत्री सीधे सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी होता था और पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण था। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और स्थानीय अनुशासन सेना की व्यवस्था की, जिन्हें वो कैश में सैलरी देते थे, यानी कि अपनी जो सेना होती थी उनको वो नगद वेतन देते थे। उन्होंने एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया था, क्योंकि उस टाइम पर भारत में यूरोपियों का भी आगमन शुरू हो गया था। वास्को डी गामा भारत आ चुका था और अंग्रेज भी भारत आ चुके थे, तो उन्होंने इसके लिए एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया। मराठा राज्य की जो आय का प्रमुख स्रोत था वो भूमि पर लगने वाला कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के जो पड़ोस के आसपास के मुगल के जो क्षेत्र थे उन पे उसने चौथ लगाया, यानी कि भी कर का टाइप था, आय का चौथा हिस्सा, और सर देशमुखी जो आय का 10वां हिस्सा कहलाता है, नामक कर वसूल करना प्रारंभ किया मुगल क्षेत्रों से। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये चौथ और ये जो सर देशमुखी कर है ये किसने लगाया था? तो ये शिवाजी ने लगाया था मुगल क्षेत्रों पर। तो जो शिवाजी के वो अष्ट प्रधान थे, वो जो 8 मंत्री जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, उसमें सबसे बड़ा पद पेशवा का होता था, जो प्रधानमंत्री होता था। उसके बाद फिर अमात्य होते थे, मजूमदार होता कहते थे। उसके बाद मंत्री जो वाक्य नवीस होता था, सचिव ही शुरू नवीस, सुमंत को दबीर कहते थे, सेनापति सरे नौबत कहलाता था, फिर पंडित राव और सबसे लास्ट में न्यायाधीश होता था। तो ये शिवाजी के अष्ट प्रधान यानी कि 8 मंत्रियों की सूची है। इसमें सबसे पहला जो स्थान है वो प्रधानमंत्री का होता था। कभी कभी बस आपसे ही पूछ लिया जाएगा कि अमात्य इसका काम क्या था? मजूमदार होता था। उसके बाद जब शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो जाती है तो शिवाजी के उत्तराधिकारी आते हैं। वे भी शिवाजी की तरह ही वीर और साहसी होते हैं। शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्रियों में जो पेशवा प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पद होता था, शिवाजी के पुत्र होते थे एक साहू। साहू ने क्या किया? एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। साहू एक अकर्मणीय शासक था। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता एवं कुशलता से मराठा शासन को सुदृढ़ बना दिया। उसने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, जो अंग्रेजों को बिना किसी शर्त के भारत में व्यापार करने की छूट दे देते हैं, दक्षिणी इलाकों से चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने साहू के अंडर में, यानी कि साहू के प्रधानमंत्री कौन होते थे? बालाजी विश्वनाथ। बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार गोरिल्ला या छापामार युद्धों में ही व्यस्त रखा। मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर धन लूटा, जैसे कि सूरत बंदरगाह पर।
18वीं सदी में मराठे भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे। छापरमार युद्ध प्रणाली होती क्या थी कि सेना की छोटी छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, ये शत्रु के से आमने सामने युद्ध न कर पहाड़ी एवं जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाते थे। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया, इसे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते थे। तो आई होप आपको समझ में आई होगी छापामार युद्ध प्रणाली कैसी थी, कि जैसे कि आपने मूवी देखी होगी तानाजी की, वो पहाड़ियों में छुपकर मुगल सेना पर अटैक करते हैं। तो ये छोटी छोटी टुकड़ियों में होती थी, तो पहाड़ी जंगलों में छुपकर ये दूसरी सेना पर अटैक करते थे और हमला करके भाग जाते थे। यही इनकी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कही जाती है। मराठा संगठन, जो बालाजी विश्वनाथ शाहू के पेशवा, उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। इस प्रकार पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हुई। आपने मूवी देखी होगी कि चीते की चाल और बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। तो ये बाजीराव पेशवा वही बाजीराव मस्तानी वाले थे। ये ज्यादातर जो फेमस थे, ये इनकी मस्तानी नाम की एक मुस्लिम महिला होती थी, उसके साथ ये प्रेम पसंद के कारण भी काफी फेमस रहते थे अपने उसमें। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी तक उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था, यानी कि काफी चालाक था ये। उसने क्या किया, मालवा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य को उसने और विस्तार कर दिया। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने मराठा संगठन का निर्माण किया था। अभी मराठा संगठन था क्या? बाजीराव प्रथम ने जिन जिन इलाकों पर अटैक किया था, उन्हें मुगल साम्राज्य को अपने क्षेत्रों में उसने जीता था, उसने उनको मराठा सरदार जो होते थे उनमें उनको डिवाइड कर दिया और संपूर्ण, और जो भी उस जो क्षेत्र जिसको दिया गया उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने राज्य में जैसा चाहे वैसा शासन कर सकता है। लेकिन उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। इन सब मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर ही कार्य करना होता था और समय समय पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान में भी जाना पड़ता था। इस तरीके से जो मराठा सरदारों का समूह था वो मराठा संगठन कहलाया। ये जो प्रमुख मराठा सरदार थे, इसमें नागपुर के राघवजी भोसले, और ये बड़ौदा के पिल्लीजी गायकवाड़, इंदौर के महिलाराव होलकर, जो ये आपने स्टेडियम सुना होगा जो इंदौर में होलकर स्टेडियम है क्रिकेट का, ये इन्हीं के पूर्वज, ये उन्हीं के ही पूर्वज हैं। ग्वालियर के रामजी सिंधिया, जो अभी सिविल एविएशन के मंत्री बने हैं सचिन सिंधिया, ये उनके पूर्वज हैं रामजी सिंधिया, यानी कि ये भी काफी रॉयल फैमिली है। तो बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी कि ये अपने जैसा चाहे अपने संगठन चला सकते हैं, बस इन्हें अपना एक जो रकम का हिस्सा पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया, जिसका मुखिया कौन होता था? पेशवा होता था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर तथा औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। काफी फेमस बैटल है ये, क्योंकि इसके बाद सब कुछ ही भारत के अंदर बदल चुका था और यहाँ पर जो ये यूरोपियन कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उनका आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो इसकी कहानी क्या है कि मराठा जो थे ये पंजाब पर आक्रमण करते थे, यानी कि पंजाब जो था अब्दाली का एक क्षेत्र था। अब्दाली क्या करता था, वो यहाँ पर अटैक करता था, और जो पहला अटैक अब्दाली ने किया था आई थिंक वो 1747 या 49 में किया था। तो वो क्या करता है, गवर्नर में अपने गवर्नर बनाकर चला जाता है पंजाब के अंदर वापस अफगानिस्तान। मराठा क्या करते थे, ये पंजाब को जीतकर वहां पर मुगल को बिठा देते थे। तो इनकी इसी उठापटक में जब आखिरी बार ये आता है अब्दाली 1761 ईस्वी में, ये क्या करता है, रोहिल अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लेता है और दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है और सीधा किससे लड़ने जाता है? मराठाओं से। इस युद्ध में जो मराठा थे वो मुगलों की ओर से लड़ रहे थे, और जो पानीपत के मैदान में मराठों का सेनापति था वो सरदार शिवराव भाऊ और अब्दाली की सेना के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में जाने से पहले मराठों को जाट, राजपूत एवं सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला। कारण उसका क्या था, जो ये
होलकर सिंधिया, ये गायकवाड़ वगैरह जो थे राजस्थान वगैरह में से, इन्होंने मराठों को एक एडवाइस दी कि आप अभी अब्दाली के साथ युद्ध मत करो। अब्दाली अभी आया है, वो पूरी ताकत के साथ आया है। जब यहाँ पर बरसात होगी तो आप बरसात के बाद जब वो जाता रहेगा अपने देश वापस, तो आप उस पर तब अटैक करना। लेकिन मराठों ने उनकी ये सलाह नहीं मानी। दूसरी सलाह उन्होंने ये दी थी कि आप युद्ध में अपने बीवी और बच्चों को मत लेके जाओ। उन्होंने उनकी ये बात भी नहीं मानी। तो इस बात से खफा होकर उन्होंने इनका साथ देने से मना कर दिया कि ये एडवाइस तो मान नहीं रहे, तो इनका साथ देकर करेंगे क्या। उन्होंने ये भी कहा था कि जब अब्दाली बरसात होने के बाद वापस अपने देश लौटेगा तो आप अपनी वही नीति अपनाना जो आप हर युद्ध में अपनाते थे, गोरिल्ला नीति, यानी कि छापेमार नीति। तो इन्होंने इस युद्ध में छापेमार नीति न अपनाकर डायरेक्ट ही आमने सामने का युद्ध किया, जो कि इन्हें आता नहीं था। इस वजह से इन्हें इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। अहमद शाह अब्दाली की जीत का कारण ये भी था कि ऊंटों पर रखी घूमने वाली जो तोपें थी, जिन्होंने मराठा को काफी नुकसान पहुंचाया था। यानी कि एक नई टेक्निक उठा लाया था अब्दाली कि इसने क्या किया, जो ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोप होती थी, ये उसको ले आया। इस युद्ध में पहली बार, जैसे मैंने कहा, कि छापामार युद्ध पत्ती के स्थान पर खुले रूप में उन्होंने युद्ध किया, जो कि मराठों को आता नहीं था। अब एक बात बताओ आपको, आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो और अचानक ही आप एक जाके कोई नया काम करने लगो, तो आप कैसे कर दोगे। तो इन्होंने बिल्कुल एक नई टेक्निक अपनाई कि खुले में जाके इन्होंने युद्ध कर दिया, और वो इनका डिसएडवांटेज हुआ। दूसरी गलती इन्होंने ये की कि ये युद्ध के अंदर अपने फैमिली वालों को भी ले गए। अब क्या होता था, या तो आप अपने फैमिली वालों पे खर्चा कर लो या सेना पे खर्चा कर लो। तो इस वजह से इनके पास जो इक्विपमेंट थे उसकी भी कमी होने लगी। अब धन की कमी हो रही थी, इक्विपमेंट की भी कमी होगी। तो मेनली ये कारण थे पानीपत का तीसरा जो बैटल होता था हारने के मराठों के। आजकल एग्जाम में डेट भी पूछी जा रही है, तो आप ये डेट याद रखना, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का थर्ड बैटल होता है मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा की जो सेनापति था वो सदाशिवराव भाऊ थे। जो मराठे थे वो मुगल एम्पायर की ओर से लड़ रहे थे, क्योंकि दिल्ली और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध था। अब इस युद्ध के परिणाम क्या निकले। इस युद्ध के कारण ये डिक्लेयर हो गया कि भारत में कौन राज्य करेगा, लेकिन इससे ये जरूर डिक्लेयर हो गया कि भारत पर कौन राज्य नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पानीपत के तीसरे युद्ध से ये डिक्लेयर हो गया था, ये डिक्लेयर नहीं हुआ था कि अंग्रेज शासन करेंगे, ये डिक्लेयर हो गया था कि कौन शासन नहीं करेगा भारत पे। क्योंकि जो उस टाइम पे मुगल थे उनका कमजोर हो चुका था, क्योंकि नादिर शाह ने उनको कमजोर कर दिया था पहले अटैक पर। और जो मराठा सबसे बड़ी ताकत होती थी उस टाइम पर, मराठों को अब्दाली ने हरा दिया था तीसरे युद्ध में। और इधर जो ये पुर्तगाली वगैरह थे, इनको अंग्रेजों ने अपनी नेवी के सामने विवश कर दिया था। और फ्रांस जो थी, फ्रांस को उन्होंने एक संधि कर ली थी। उस संधि में इनसे इन्होंने ये पांडिचेरी वगैरह ये सब ले लिए थे। यानी कि जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, फ्रांस, पुर्तगाली, इन सबको तो इन्होंने अंग्रेजों ने पहले ही दबा दिया था। बैटल ऑफ प्लासी भी जीत लिया था उन्होंने 1757 ईस्वी में। और जो सबसे बड़ी ताकत होती थी मराठा, उन्हें अब्दाली ने खत्म कर दिया। तो सब पानीपत के तीसरे युद्ध से यह क्लियर हो गया था कि भारत पर अब कौन शासन नहीं करेगा। और इसीलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। इसका कारण यही है पूछने का, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के सुअवसर प्राप्त हो गए थे। 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति, बंगाल, अवध, दक्षिण आदि प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। क्योंकि अब कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बचा था, तो इन्होंने अलग अलग ही अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर दिया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह, जो ईरान का यानी कि ईरान का एक शासक था, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भारत पर अटैक करता है। और ये मोहम्मद शाह के टाइम पर अटैक करता है, और ये मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला देता है। यानी कि ये बता देता है कि मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि ये मोहम्मद शाह को कैद कर लेता है और खुले आम दिल्ली को लूटता है। उसके बाद 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, जो पानीपत का थर्ड बैटल था, आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त ही कर दिया। यूरोपीय कंपनियों को शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ बना दिया। विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। तो थर्ड जो बैटल हुई थी पानीपत की, उससे क्या क्लियर हुआ था कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा।
जिस समय यूरोप में पुनर्जागरणकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। वह दूसरे देशों में हो रहे विकास को नजरअंदाज कर रहा था। जहां यूरोप में किताबें मुद्राने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस में छपती थी, भारत में किताबें अभी तक हाथों से ही लिखी जाती थी। इसका उदाहरण है बाबरनामा और अकबरनामा। बाबरनामा किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने, और अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखा था। उधर यूरोप में जहां प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था, लड़ाई के लिए नए नए हथियार, बंदूकें, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था, भारतीय अभी भी पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों तथा भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। यद्यपि 18वीं सदी में भारत में व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, वो अन्य मामलों में भी पिछड़ा हुआ था। उदाहरण के लिए माल का ज्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था, मशीनों का कोई यूज नहीं होता था। लेकिन भारत में तो मशीनों का यूज नहीं हो रहा, लेकिन यूरोप में होता था। कारीगर सरल से सरल औजार का ही प्रयोग करते थे। हमारे यहाँ का कारीगर चाहे कितना ही कुशल क्यों ना हो, लेकिन वो अंग्रेजी मशीनों के सामने कम पड़ने लगा। इसके अलावा दुनिया में यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज कर रहे थे, जैसे कि वास्को डी गामा ने भारत के जलिय मार्ग की खोज कर दी, कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कर दी, जिसे अमेरिका के नाम से जानते हैं आज के डेट में। तो भारत में विदेशी यात्री या विदेशी व्यापारी आ रहे थे, ये कहीं जान नहीं रहे थे, उन्हें बुला रहे थे बस। मुगलों ने विदेशी व्यापारियों के महत्व को समझा। इसी कारण से जब जहांगीर के दरबार में पहले हॉकिंस आता है, फिर कैप्टन रो आता है, वो उन्हें कुछ शर्तों के साथ भारत में विदेश का व्यापार करने की अनुमति दे देता है, क्योंकि वो उनकी संरक्षण और प्रोत्साहन को समझ गया था, उनके व्यापारिक कंपनियों के। लेकिन जो उनकी नौसेना के महत्व को जहांगीर भी नहीं समझ पाया। इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारत अन्य देशों से पिछड़ता गया। इसके दूरगामी परिणाम हुए और भारत आने वाले 200 वर्षों तक विदेशी ताकतों के जंजीरों में ही जकड़ा रहा। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के मराठों के हारने के कारण क्या थे। कि एक तो उन्होंने अपनी बिल्कुल जो उनकी छापामार प्रणाली थी उसको छोड़ दिया था, और वो युद्ध के अंदर अपनी फैमिलीज को ले गए थे, जिसके कारण ज्यादा धन की जरूरत पड़ी और उनके पास इक्विपमेंट की कमी पड़ गई। होमवर्क है, चौथ और सरदेशमुखी के कर जो थे किस शासक ने लगाया था? अष्टप्रधान किसने नियुक्त किए थे? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? शिवाजी ने सूरत पर किस सन में आक्रमण किया था? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।